बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देर आए दुरुस्त आए, बिल आखिर इमरान खान के केसेस के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने सबसे तकड़े वकील को मैदान में उतार दिया है। अब वो लीगल टीम की सरबराही करेंगे। ऐसा फैसला क्यों किया गया है, किसने किया है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। कादी फायद ईसा ने कल जो अदालत लगाई, लाइव नशरियात हुई, उसका नतीजा क्या निकला, इत्तेजाज एहसन इस मामले पर फट पड़े हैं। ये तफसील भी आपको बतानी है। भारत और कनाडा के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, लड़ाई बढ़ चुकी है। दोनों ममालिक ने अपने सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया है और जो वजीर आजम कनाडा है, उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिस पर इस वक्त भारत के अंदर जो है वो एक अजीब किस्म की कैफियत पाई जा रही है। फिर भारतीय खुफिया एजेंसी के जो सरबराह है, उनको भी कनाडा से निकाला गया है। मामला क्या है, इसकी तफसीलात पर पहले बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ चाइना और जर्मनी वो अपने सफारतकारों को निकाल रहे हैं और पिछले चंद दिनों के अंदर जर्मनी के जो सफीर है, उनको 3 मरतबा जो है वो चाइना की वजारत खारजा ने तलब किया है, एहतजाज किया है, चूंकि उन्होंने चाइना के जो वजीर आजम है और सदर हैं, उनको उन्होंने आमर करार दिया। अब दूसरी तरफ देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात भी खराब हैं। सऊदी अरब और ईरान आपस के अंदर बेहतर जा रहे हैं। फिर सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मजीद बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक वफद इसराइल का सऊदी अरब पहुंचा है। अब इस तरफ हम देखें तो अभी G20 ममालिक का इजलास चंद दिन पहले भारत के अंदर मुनक्कद हुआ। वहां पर जो कनाडा के वजीर आजम है वो भी मौजूद थे। वहां उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। ये एक मामला बड़ा संगीन है। इससे पहले आपको मैं कई मरतबा बता चुका हूं कि जब हम भारत का जिक्र करते हैं, खास तौर पर कश्मीर का इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का, तो फिर यूट्यूब और फेसबुक को ऊपर जो लोग बैठे हैं वो हमारे चैनल उड़ा देते हैं। इससे पहले भारत के अंदर चूंकि मेरे इस चैनल पर पाबंदी है और 35 पाकिस्तान के जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उन पर यह पाबंदी लगाई गई थी, और उसकी बुनियादी वजह भी ये सिख कम्युनिटी का मसला उजागर करना था। इस वक्त बरतानिया के अंदर और कनाडा के अंदर जो है वो सिख कम्युनिटी जो है वो भरपूर एहतजाज कर रही है। वहां पर रेफरेंडम हुए हैं और वो अलहदगी चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है वो ज़हर है उसको कुचलना चाहती है। तो अब एक बड़े आम रहनुमा है सिख तहरीक के हरदीप सिंह नजर, इनका मर्डर हुआ है यहां कनाडा के अंदर। जब इनका मर्डर हुआ है तो उस पर जो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने इसकी तस्दीक की है और वो कहते हैं कि इसके मुसद्दका शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं कि जिस तरह ये भारतीय जो एजेंसी है उसने ये मर्डर किया है, इस तरह के जो है वो शवाहिद मिल रहे हैं। तो कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जोली के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस राह के सरबराह को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया गया है। तो अब एक तो भारतीय खुफिया एजेंसी के जो सरबराह है वो वहां थे, उनको कहा गया आप निकल जाए यहां से। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। सिख फॉर जस्टिस का कत्ल की संगीन वारदात के बाद कनाडा से भारत हाई कमिश्नर को मुल्क बदर करने पर जोर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है वो कनाडा ने जो है वो जब सफारतकार को निकाला है तो उसके बाद फिर भारत ने भी जो है वो सफारतकारों को निकाल दिया है कनाडा का। इस वक्त जो है वजीर आजम जो है कनाडा के, उन्होंने ये बात की है अपनी पार्लियामेंट के अंदर स्पीच के अंदर कि मैंने जो G20 ममालिक का इजलास हुआ है उसमें मोदी के सामने भी ये मसला उठाया है। तो इस वक्त हजारों जो सिख हैं वो कनाडा और यूके के अंदर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, वो अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं, उनके रेफरेंडम हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो है वो इसको रोका जा रहा है। भारत के अंदर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। तो वजीर आजम कनाडा की तकरीर के बाद जो है अब भारत के अंदर भी सफारतकारों को जो कैनेडियन है उनको निकाला जा रहा है। ये तो एक बड़ी, चूंकि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है आलमी सतह पर, उसका जिक्र किया है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज कादी फायद ईसा साहब ने जो अदालत लगाई है और उसके अंदर जो खास सहाफी है कादी ग्रुप के, उन्होंने भंगड़े डाले हैं और कुछ ने तो घुंघरू तोड़ दिए हैं। इतना डांस किया है कि ये बड़ा अजीब वाकया हुआ है, जबरदस्त कमाल हो गया।
اور ٹی وی پر پروگرامز بھی ہوئے ہیں. چونکہ اندازہ ہے سب کو کس نے کتنا ریاست کا ٹیکس دینا ہے, کس نے کتنی 2 نمبری بچانی ہے, تو وہ اتنی زیادہ جو خوشامد ہے وہ قاضی صاحب کی کرنے میں لگ گیا ہے. لیکن اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ میری بھی توقع یہی تھی کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ عدالت لگنی چاہیے, براہ راست نشریات ہونی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں شاید یہ کیمروں کا کمال تھا یا قاضی صاحب کا پہلا دن تھا, کوئی کنفیوژن تھی, پریشانی تھی کہ اب وہ وکلاء کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے, ججز سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں. اب وہ ایک طرف ایک جج صاحب سوال کر رہے ہیں, دوسری طرف دوسرا کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ججز نے خاموش رہنا ہوتا ہے, ججز نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں. لیکن یہاں تو ایسے لگا کہ جیسے وکیل صاحب جو ہے وہ کسی کبڈی کے اکھاڑے کے اندر جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں, جو الفاظ کی ایک کبڈی ہو رہی ہے اور سوالات کی بوچھاڑ ہے, سنا نہیں جا رہا. وہ کہتے ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی کامیاب یہ منصوبہ ہے یا یہ کامیابی سے چلے گا. اور اس کے اندر جو جسٹس منیب اختر ہے, جسٹس اعجاز الاحسن ہے اور جسٹس عائشہ ملک ہے, ان کے جو سوالات ہیں ان کی اعتزاز احسن نے تعریف کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے قاضی کی جو عدالت کا پہلا دن ہے وہ کوئی امپریسو نہیں تھا, فیصلہ بھی نہیں ہوا, معاملات جو ہے وہ ججز نے زیادہ سوالات کیے, ضروری سوال کیا جاتا ہے ورنہ فیصلے ہی بولتے ہیں. لیکن ایک کبڈی کا اکھاڑا جیسے الفاظ کے اندر بنایا گیا, یہ اس حوالے سے جو قاضی صاحب ہے ان کا پورا جو ہے وہ معاملہ وہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے. لیکن اب میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ یہ کہ تحریک انصاف ظاہر ہے جب مشکل وقت آیا, گرفتاریاں ہوئیں اور لوگ ادھر ادھر بھاگے, کچھ نے پارٹیز تبدیل کی, کچھ بیرون ملک چلے گئے, کچھ روپوش ہوئے. اس دوران جو ہے وہ تحریک انصاف کے بڑے مخلص لوگ جو وکالت کے اندر تھے لیکن وہ جونیئر تھے, یعنی وہ اتنے سنجیدہ مقدمات کے اندر شاید اس طرح وہ فائٹ نہیں کر سکتے, حکمت عملی نہیں اپنا سکتے, تو انہوں نے اس خلا کو فل کیا. جیسے ڈاکٹر بابر امان تھے, ایک زمانے میں ایکٹیو تھے, لطیف کھوسا بھی میدان میں آئے, اعتزاز احسن جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے کیس کے اندر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں دونوں موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ تحریک انصاف سے تعلق تو نہیں رکھتے, مخصوص کچھ کیسز ہیں وہ ان کو بھی دیے جاتے ہیں. لیکن جو کچھ فیصلے ہیں, کچھ ایسی غلطیاں سامنے آئی جس کی بنیاد پر جو شیر افضل مروت ایڈوکیٹ ہے وہ بڑے سنجیدہ آدمی ہے, اور ایک میٹنگ جو ہے وہ کور کمیٹی کے اندر بھی چکے ہیں, باقی لوگ ادھر ادھر ہیں تو وہ وکلاء ہی زیادہ ہیں. اب وہاں پر جو ہے جو بات چیت ہوئی وہ لیک ہوئی. اس پر شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے اندر کوئی غدار ہے, اور یہ معاملہ کافی ہائی لائٹ ہوا کہ ہماری جو کور کمیٹی کے اندر یا ہماری جو اپنی وکلاء کی میٹنگ کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو آگے پہنچی ہے اور میری زندگی کو شدید خطرات پیدا ہو گئے. اب اس سے ایک تاثر ابھرا کے جو پنجتھا برادران ہے, شاید مروت صاحب ان کے ساتھ ایزی نہیں ہے, یہ اس طرح کا ایک تاثر ابھرا ہے. تو جو وکلاء ہیں وہ کئی مرتبہ ایسا بھی معاملہ ہوا ہے جس کے اندر ایک کیس کے اندر عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جو ہے وہ جانا تھا, لیکن وہ بر وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی اور وہ فلات چھوڑے گئے. یقیناً یہ جو لوگ ہیں یہ سنسیئر ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی محنت سے وہ سارا کچھ بتاتے ہیں, عمران خان بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن کسی سینئر وکیل کا ہونا بڑا ضروری تھا. اور ایک زمانے سے آپ کو علم ہے جب بھی کوئی حکمران بنتا ہے تو خوش آمدی ٹولہ اس کے ارد گرد ہو جاتا ہے, اور جو اصل نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جنہوں نے ذرا سنجیدگی کے ساتھ مشورے دینے ہوتے ہیں, پھر وہ بندے اچھے بھی نہیں لگتے. حامد خان پاکستان کی جو صحافت ہے, وکالت اس کا ایک انتہائی بڑا نام ہے, کئی کتابوں کے مصنف ہے, اور پھر ان کا ایک بڑا تکڑا گروپ ہے وکلاء کے اندر. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عمران خان کی تحریک انصاف کے پرانے ساتھی ہیں, بانی اراکین میں ہیں, بعد میں وہ ان ایکٹیو ہوئے جب اور خوش آمدی لوگ جو ہے وہ درمیان کے اندر آئے, تو چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی بھی وقت دھوکہ دیں گے, اور ان کا موقف درست ثابت ہوا ہے. تو اب بالآخر جو ہے وہ حامد خان کو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو ان کے تمام کیسز ہیں اور جتنے بھی تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے جو لیگل میٹرز ہیں
उस कमेटी का उनको सरबराह बना दिया गया। और ये जो सरबराही है, ये इसके बाद ये यकीनी तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट है। गुज़श्ता रोज उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था ARY को। हामिद खान ने कहा था कि मखसूस लोगों को पाला गया और अब वो सुल्तानी गवाह बनने को तैयार है। चेयरमैन PTI को कहा था कि बाजवा को भूल जाएं, कहा था कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन से भी ना उलझें, तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी। चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे, उन्हें 9 मई से कैसे जोड़ा जा सकता है। आरफ अलवी बेबसी की तस्वीर है, कभी इधर कभी उधर। वकला में कुछ बगैर हमारे साथ है मगर अंदर से नहीं है। तो ये उनका इशारा जो है वो शायद लतीफ खोसा नहीं बल्कि उनकी तरफ तो नहीं होगा, वकला तहरीक की वो बात कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो कुछ वकला है वो जानबूझ के बयानात हल्के फुल्के देते हैं, लेकिन आइन और कानून की नहीं, वो जरदारी और शरीफ माफिया के ही बंदे हैं। PTI चेयरमैन को जो मशवरे देने वाले थे वो बात बढ़ाते थे। मेरे सामने तो चेयरमैन इत्तफाक करते थे, लेकिन बाद में आने वाला मामला उलझा देते थे। नवाज शरीफ जब जेर एहताम थे तो उस वक्त उनकी जमात को इलेक्शन में पूरी आजादी थी। मियां साहब की तरह PTI सरबराह को चेयरमैन ना भी माने फिर भी वही अथॉरिटी है। कुछ वकला चेहरा छुपाने के लिए 90 दिन में इलेक्शन का कहते हैं, लेकिन वो अंदर से वो दूसरी तरफ जो है वो मिले हुए हैं। अब हामिद खान जो है उनको सरबराह बनाया गया है। इसका जो है वो तमाम जो केसेस हैं इमरान खान के, तो इस पर जो है शेर अफजल मरवत एडवोकेट वो बड़े खुश हैं और उन्होंने कहा ये बड़ा जबरदस्त फैसला है और अब जो है वो खान साहब की वकालत का मजा आएगा, चूंकि ये इंतहाई आम रहनुमा है। तो ये तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है, सुलझा हुआ फैसला किया है। किसी वक्त जो है आपको पीछे हटना पड़ता है, नरमी दिखानी पड़ती है, दलाइल को उस एतबार से अपनी हिकमत अमली के तहत एक सीनियर वकील की क्यादत के अंदर जो सारे मामलात चलेंगे, तो ये एक बेहतरी होगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब आ चुके हैं, तो काजी साहब के आने के बाद अग्रेसिव वो चीज की बजाय जो है वो आईनी और कानूनी एतबार से आगे बढ़ाना ये फायदेमंद होगा। देखते हैं आप इसके अंदर मजीद क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, उन पर भी बात करते रहेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।